नमस्कार, मेरा नाम है मीना शर्मा और आज हम कक्षा 12 के मनोविज्ञान विषय में द्वितीय मॉड्यूल के तहत पढ़ेंगे पाठ 9 अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा या मोटिवेशन। क्या है मोटिवेशन? आप अपने आप को मोटिवेटेड कब महसूस करते हैं? मोटिवेशन से आपके कार्यों पर क्या प्रभाव पड़ता है? मोटिवेशन की कौन सी इकाइयाँ हैं? मूल संकल्पनाएं क्या हैं? हम क्यों मोटिवेट होते हैं? आइए हम इन सभी का गहनता से अध्ययन करते हैं। वे कारण जो हमें कुछ कार्य करने हेतु आगे की ओर प्रवृत्त करते हैं, हमें धकेलते हैं, हमें उत्तेजित करते हैं कि हम उस कार्य को करें, यही प्रेरणा कहलाते हैं। अर्थात कारण जो हमें कार्यों को करने हेतु प्रेरित करते हैं, प्रेरणा कहलाते हैं। प्रेरणा क्या करती है? समस्या समाधान के दौरान जब हम चिंतन करते हैं, तब हमें किसी लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए प्रवृत्त करती है। देखिए, प्रेरक उन कारकों के बारे में जानकारी देता है। प्रेरक कारकों के बारे में जानकारी देता है जो प्राणियों को क्रियाशील या गतिशील बनाते हैं। ये है प्रेरक। प्रेरणा को यदि हम परिभाषित करना चाहें तो हम कहेंगे निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु व्यक्ति को तैयार करने और दिशा निर्देश देने के जो प्रक्रम या प्रक्रिया है, वही प्रेरणा की परिभाषा है। यह प्रेरणा जब व्यक्ति द्वारा लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाता है तो यह प्रायः विलुप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है। कार्य शुरू करने की प्रक्रिया, यह क्या है? तकनीकी तौर पे देखते हैं तो कार्य शुरू करने की प्रक्रिया ही प्रेरणा कहलाती है। 20 शब्दों में अगर आपको उत्तर लिखना आए तो आप लिखेंगे तकनीकी तौर पर कार्य शुरू करने की प्रक्रिया को ही प्रेरणा कहा जाता है। किसी निश्चित लक्ष्य की तरफ व्यवहार अर्थात कार्य को लगाना ही प्रेरणा की अनिवार्यता है। प्रेरणा का अनिवार्य तत्व क्या हुआ? यह आपके व्यवहार को निश्चित लक्ष्य की तरफ प्रेरित करता है, लगाता है। प्रेरणा हमेशा प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देती। जब विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं तो प्रेरणा दिखाई नहीं दे रही होती, किंतु वह लक्ष्य कि अच्छे अंक प्राप्त हों, एक प्रेरक के रूप में उनमें काम कर रहा होता है। इसका अनुमान लगाया जाता है। अब देखिए प्रेरणा की मूल संकल्पनाएं। क्या है प्रेरणा की मूल संकल्पनाएं? प्रेरणा क्यों काम करती है, किस वजह से काम करती है? सबसे पहला है आवश्यकताएं व अभिप्रेरक। आपके सिलेबस के आधार पर देखें तो आवश्यकता एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे आप अच्छे से तैयार करिएगा, छोटे छोटे पॉइंट से बार बार रिवाइज करके, क्योंकि इस एक टॉपिक में से आपको 2 या 3 प्रश्न अवश्य मिलने वाले हैं। देखिए, आवश्यकता क्या है? प्राणियों के जरूरत की किसी वस्तु का अभाव या कमी। जरूरत की किसी वस्तु का अभाव या कमी ही आवश्यकता कहलाता है। यह जो स्थिति है, यही आवश्यकता है। अर्थात हम किसी वस्तु की कमी या अभाव होने पर उसे प्राप्त करने के लिए कार्य करेंगे, यानी हमारे लिए यह आवश्यक हो जाएगा। यह हमारी आवश्यकता है। अभिप्रेरक प्राणियों की लक्ष्य केंद्रित व्यवहार एवं ऊर्जापूर्ण स्थिति जो उनके व्यवहार को संचालित करती है। क्या है अभिप्रेरक? प्राणियों की लक्ष्य केंद्रित व्यवहार एवं उनकी ऊर्जापूर्ण स्थिति जो उनके व्यवहार को संचालित करती है, अभिप्रेरक कहलाती है। अभिप्रेरक व्यक्ति की गतिविधियों को उनके लक्ष्यों की तरफ ले जाता है। अर्थात अभिप्रेरक
लक्ष्य की प्राप्ति हेतु व्यक्ति के कार्यों का निष्पादन करता है, कार्यों को उस तरफ लेकर जाता है, यही अभिप्रेरक कहलाता है। अब देखिए, दूसरा है लक्ष्य। लक्ष्य से क्या समझते हैं? लक्ष्य अंतिम परिणाम होता है जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। लक्ष्य एक अंतिम अवस्था है जिसका प्रतिनिधित्व संज्ञान द्वारा किया जाता है, जिसे संज्ञान द्वारा समझा जाता है। लक्ष्य के बारे में चिंतन किसी व्यक्ति को अपने कार्यों को संगठित करने हेतु प्रेरित करता है। फिर से समझिए, लक्ष्य अंतिम अवस्था है, इसका प्रतिनिधित्व संज्ञान द्वारा किया जाता है, और लक्ष्य के बारे में चिंतन हम पढ़ चुके हैं। लक्ष्य के बारे में जब हम थिंकिंग करते हैं, समस्या समाधान करना चाहते हैं, तो वह व्यक्ति को अपने कार्य, अपनी ऊर्जा को संगठित रूप से किसी एक कार्य की तरफ लगाने हेतु प्रेरित करता है। उदाहरण लीजिए, एक व्यक्ति जो भूखा है, भूख एक आवश्यकता है और भोजन करना उसका लक्ष्य है। इस प्रकार लक्ष्य और आवश्यकता दोनों सीधे जुड़े हुए हैं, सीधे संबंधित हैं। तीसरा देखिए, प्रोत्साहन। अक्सर माता पिता और अध्यापक हमें प्रोत्साहित करते हैं किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए, अच्छे ग्रेड, अच्छे अंक प्राप्त करने के बाद एक अच्छे कंपटीशन के द्वारा नौकरी प्राप्त करने के लिए। तो ये प्रोत्साहन है जो हम दिन प्रतिदिन अनुभव करते हैं। प्रोत्साहन लक्ष्य वस्तुओं का बोध कराता है। प्रोत्साहन हमें बताता है कि हमारी आवश्यकता क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। हमारी आवश्यकताओं को लक्ष्य की तरफ ले जाने वाला, उनके बारे में बोध कराने वाला होता है प्रोत्साहन। इनसे आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इसका एक मेन पॉइंट है, इनकी गुणवत्ता व मात्रा बदलती रहती है। प्रोत्साहन का स्वरूप समान नहीं रहता, इसकी गुणवत्ता व मात्रा व्यक्तियों के साथ, परिस्थितियों के साथ बदलती रहती है। इसलिए इनसे प्राप्त होने वाली संतुष्टि का स्तर कम या ज्यादा हो सकता है। मेन पॉइंट है संतुष्टि का स्तर। यह कम या ज्यादा हो सकता है। जितना प्रोत्साहन मिलेगा उतना ही आप अच्छे तरीके से अपने कार्य के प्रति संतुष्ट होंगे। अब देखिए नेक्स्ट, मूल प्रवृत्तियां। मूल प्रवृत्तियां प्रेरणा के क्षेत्र में एक पुरानी संकल्पना है। कैसी संकल्पना है? पुरानी। इसे सहज जैविक बल, इंस्टिंक्ट, अंदर से ही आप जिस काम को आवश्यक रूप से करें, जरूरत समझकर करें, इसके बारे में कहा जाता है यह एक सहज जैविक बल है। इसी के रूप में इसे परिभाषित किया गया है। यह प्राणियों को एक निश्चित तरीके से कार्य करने के लिए पहले से ही तैयार करता है। यानी सहज प्रवृत्ति व्यक्ति के अंदर या जीव के अंदर पहले से विद्यमान है कि उसे इस प्रकार का कार्य करना ही है। जैसे मांसाहारी पशु पहले से ही इस चीज के लिए तैयार होते हैं कि उन्हें शिकार करना ही है, उन्हें किसी दूसरे छोटे जानवर को मारना ही है। वर्तमान प्रयोगों में मूल प्रवृत्ति शब्द पशुओं में पाई जाने वाली सहज प्रवृत्तियों के लिए आरक्षित हो गया है। मनुष्यों के लिए अब हम इस शब्द का प्रयोग नहीं करते, पशुओं के लिए ही यह शब्द अब आरक्षित है। अब हम देखते हैं आवश्यकता। मैंने पहले आपको बताया यह एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इस पर स्टार मार्क कर सकते हैं। इसको बहुत अच्छे से आपको समझना है और परीक्षा के लिए तैयार करना है। देखिए,
आवश्यकताएं क्या होती हैं? पहला है आवश्यकता क्या है? किसी जरूरत के वस्तु का अभाव या कमी ही आवश्यकता है। आवश्यकताओं के प्रकार दो हैं, प्राथमिक या शारीरिक, स्वयं से संबंधित, और दूसरा है द्वितीयक या सामाजिक, दूसरों अथवा समाज से संबंधित। पहला हम देखते हैं प्राथमिक आवश्यकताएं, पॉइंट्स बना लीजिए, शरीर के अंदर निहित होती हैं। शरीर के अंदर है, स्वयं के अंदर, ये सहज होती हैं, विशेष नहीं होती, सहज होती है, सभी में समान होती है। तीसरा मेन पॉइंट है आवर्ती होती हैं, यानी बार बार आने वाली, और एक बार अगर पूरी हो जाए तो भी इनकी आवर्ती बार बार आवश्यक होती है, ये बार बार इनकी आवश्यकता पड़ती है। ये हैं इनके उदाहरण। क्या है उदाहरण? भूख, प्रत्येक व्यक्ति को भूख लगती है और वह भोजन के रूप में अपना लक्ष्य प्राप्त करता है। सहज है और बार बार लगती है तथा शरीर के अंदर ही निहित होती है। अन्य है इसके समान, प्यास, सेक्स, बुखार, नींद, दर्द। बुखार और दर्द के बारे में एक बार आप इतना समझ लीजिए कि बुखार का अर्थ है किसी बाहरी कीटाणुओं का शरीर पर बड़ी मात्रा में आक्रमण, और बुखार अर्थात आपके शरीर के तापमान का बढ़ जाना, ताकि आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता उन कीटाणुओं का मुकाबला कर सके। आवश्यकताएं हैं जो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट देखिए, द्वितीयक या सामाजिक आवश्यकता। यह हमें कब मिलती है? ज्ञान प्राप्त करने से। इसके उदाहरण है शक्ति, संपर्क स्थापना, उपलब्धि, अनुमोदन, दूसरों से अपने कार्यों के लिए स्वीकृति या अनुमोदन ही इसका एक उदाहरण है। तो ये है द्वितीयक या सामाजिक आवश्यकताएं जो हम दूसरों से प्राप्त करते हैं। आगे पढ़िए, सबसे इंपॉर्टेंट अधिक्रम। यह अधिक्रम मास्लो का दिया हुआ है, मनोविज्ञानी है, मानवतावादी हैं अब्राहम मास्लो। इनका तर्क था आवश्यकताएं सीढ़ी के समान कार्य करती हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जाती हैं। उन्होंने शरीर क्रिया स्तर यानी प्राथमिक आवश्यकताओं से लेकर उच्च स्तर की आवश्यकताओं तक का एक चित्र तैयार किया, एक अधिक्रम तैयार किया। उसमें सभी प्रकार की आवश्यकताएं अलग अलग स्तर के आधार पर बांटी, और कहां से कहां तक व्यवस्थित किया इन्होंने? शरीर की क्रिया स्तर से लेकर आत्म प्रागानुभव तक की आवश्यकताओं को बढ़ते हुए क्रम में, यानी ये सबसे आवश्यक, ये सबसे कम आवश्यक, इस क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया। कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं ये चित्र क्या है? एक स्तर की आवश्यकता की पूर्ति होते ही अगले स्तर की आवश्यकता, उच्च स्तर की आवश्यकता पैदा हो जाती है। देखिए चित्र, देखिए ध्यान से। सबसे पहले है शरीर क्रियात्मक आवश्यकताएं, शरीर से जुड़ी हुई सबसे प्राथमिक आवश्यकताएं। दूसरा है सुरक्षा संबंधी, यानी इस आवश्यकता की पूर्ति के पश्चात आपको ये आवश्यकताएं चाहिए। इसके बाद आप प्रेम संबंधी, लगाव संबंधी, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, रेस्पेक्ट रिलेटेड, सम्मान संबंधी। नंबर 4, यहां से आप आगे बढ़ते हैं तो आप प्रत्यक्षीकरण के स्तर पर आते हैं, और ये आत्म प्रत्यक्षीकरण है, जो परसेप्शन जो हमने पहले पढ़ा था उससे कुछ अलग है। और अंत में हम पहुंचते हैं आत्म विस्तार या अतीव इंद्रियता की तरफ। अब हम इन्हें अलग अलग और बड़े तौर पर पढ़ते हैं। देखिए, पहला है शरीर क्रियात्मक आवश्यकताएं। ये जीवन की सबसे प्रबल और सबसे पहले प्राप्त की जाने वाली सबसे निचले स्तर की आवश्यकताएं होती हैं।
वही प्राथमिक आवश्यकताएं जो अभी हमने पढ़ी, भूख, प्यास, सेक्स, आराम आदि। इस सीढ़ी की सबसे निचले पायदान पर इन्हें रखा गया है। जब तक मास्लो के अनुसार जब लंबे समय तक इन शरीर क्रियात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती, दूसरी आवश्यकताएं गायब हो जाती हैं। अर्थात अगर हम देखें हमारे समाज के वे सर्वहारा वर्ग के लोग जिनके पास कमाने खाने का प्रतिदिन का साधन नहीं होता, उनका पूरा जीवन, पूरी एनर्जी इस बात पर लगी रहती है कि आज के भोजन की व्यवस्था हो जाए, आज के प्राथमिक आवश्यकताएं पूरी हो जाएं। उनके लिए संपूर्ण जीवन में सिर्फ यही निचले स्तर की पहले नंबर की आवश्यकताएं ही दृष्टिगोचर होती हैं, अन्य सभी आवश्यकताएं गायब हो जाती हैं। इसी क्रम में देखिए दूसरी आवश्यकता, सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं। शरीर क्रियात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाने के बाद जब हमारी प्राथमिक आवश्यकताएं पूरी हो गई तो सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं की जीवन में भूमिका प्रबल हो जाती है। इसका क्या मतलब है? व्यवस्था एवं सुरक्षा को बनाए रखने से संबंधित, जिसमें व्यक्ति सुरक्षित, भय मुक्त तथा खतरों से बचा रहे। यह खतरा प्रारंभ में पशुओं से होता था, बाद में जब मनुष्य कबीले बनाकर रहने लगा तो एक कबीले से दूसरे कबीले में भय का वातावरण बना रहता था एक दूसरे के प्रति। और अब आधुनिक समाज में व्यक्ति को चोरों से सुरक्षा, एक्सीडेंट से सुरक्षा, अन्य शक्तिशाली लोगों से भी सुरक्षा प्राप्त करने की इच्छा दृष्टिगोचर होती है, ताकि वह इस अधिक्रम में आने वाली अगली सीढ़ी को प्राप्त कर सके। देखिए तीसरा पॉइंट है प्रेम व लगाव संबंधी आवश्यकताएं। जब व्यक्ति अच्छे से खा पी कर पहले स्तर की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर चुका है तथा अब वह सुरक्षित हो गया है तो उसे क्या चाहिए? अब वह आगे चाहेगा समाज के अन्य सदस्यों के साथ अंतरंग संबंध हों, प्रेम लगाव संबंधी आवश्यकताएं उसे मिलें, संगठित समूह उसे स्वीकार करे, सदस्य बनाए और वह पारिवारिक परिवेश में रहे, जैसे कि परिवार के बंधन में बंधकर रहे, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस की मैं किसी व्यक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हूं। यह तीसरे नंबर की, तीसरे क्रम की आवश्यकताएं हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद सम्मान संबंधी आवश्यकताएं सामने आती हैं। इन्हें हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। सम्मान किससे? दूसरों से। सम्मान किससे? स्वयं से। दूसरों से सम्मान के प्रकार है इज्जत, सामाजिक रुतबा, प्रतिष्ठा, सामाजिक सफलता, प्रसिद्धि आदि। स्वयं से आत्म प्रतिष्ठा, आत्म सम्मान, आत्म आदर, आत्मबल आदि। यानी ये हमारे नंबर 4 की आवश्यकताएं हैं। अब देखते हैं 5वें नंबर की आवश्यकताएं क्या बताई है मास्लो ने। आत्म प्रत्यक्षीकरण। इसके अंदर क्या होता है? आत्म सिद्धि, व्यक्ति की व्यक्तिगत विशेषताओं, क्षमताओं का उपयोग करने, उसके सामर्थ्य का पूर्ण रूपेण विकास करने और अपने अनुकूल क्रियाकलापों में व्यक्ति के शामिल होने की इच्छा, इसका बोध आत्म प्रत्यक्षीकरण की इच्छा आवश्यकता करवाती है। व्यक्ति को इस बात का एहसास व संतोष होना चाहिए कि उसने अपनी क्षमताओं के अनुरूप जितना वह कर सकता है उपलब्धि हासिल
कर ली है, यानी व्यक्ति जब उपलब्धि हासिल कर लेता है तब वह आत्म प्रत्यक्षीकरण के क्षेत्र में आ जाता है। इन सबको प्राप्त करने के पश्चात एक चरण बचता है, वह है आत्मविस्तार। यह आवश्यकता का सर्वोच्च स्तर है, सबसे ऊपर। इसके ऊपर कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां व्यक्ति स्व से परे हो जाता है। स्व से परे होकर वह दूसरों के लिए जीना आरंभ कर देता है। यानी यहां व्यक्ति को पूर्ण यथार्थ का बोध हो जाता है, स्वयं की सीमाओं को वह लांघ देता है और समष्टि तथा समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने में अपना योगदान देने लगता है। यानी व्यक्ति सामाजिक हो जाता है। अब वह अपने लिए कार्य नहीं करता, अब वह समाज के लिए कार्य करता है। इस स्तर पर आकर व्यक्ति को संपूर्ण मानवता का ज्ञान हो जाता है और आध्यात्मिक कार्य उसके लिए अब महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इस अधिक्रम में मास्लो ने यह माना है कि जब तक निचले क्रम की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो जाती तब तक वे आवश्यकताएं जीवन पर हावी रहती हैं। वही आवश्यकताएं जीवन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बनी रहती हैं। हालांकि हम यह देखते हैं कभी कभी इसके अपवाद भी दिखाई देते हैं। एक स्तर को लांघ कर व्यक्ति उनका अतिलंघन कर आगे की तरफ बढ़ता है, जैसे कि बलिदान की भावना। जब व्यक्ति अपना या अपनी किसी प्रिय वस्तु का बलिदान करता है तब वह नीचे की सभी सीढ़ियों को लांघ जाता है, जैसे कि पन्नाधाय, भामाशाह, राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरस्कृत होने वाले वे बहादुर बच्चे जो हर वर्ष 26 जनवरी को हमारे सामने आते हैं। इन सब का उदाहरण हमारे सामने है। ये क्या करते हैं? ये नीचे की सीढ़ियों को लांघकर जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है वहां पहुंच जाते हैं। कई बार शहीद हो जाते हैं लोग, अपने जीवन का बलिदान भी कर देते हैं। यानी वह नीचे के सभी को लांघने की बजाय एक साथ इनका अतिलंघन कर अपवाद स्वरूप यहां तक पहुंच जाते हैं, अर्थात इसके भी अपवाद संभव हैं। अब हम देखते हैं उपलब्धि प्राप्ति की प्रेरणा। उपलब्धि प्राप्त करने की प्रेरणा लगभग सभी व्यक्तियों में मौजूद होती है। उपलब्धि प्राप्त करने या उत्कृष्टता और उच्च स्तरीय कार्य निष्पादन की योग्यता प्राप्त करने की आवश्यकता यह व्यक्ति में सहज रूप से होती है, महत्वपूर्ण आवश्यकता है और सभी व्यक्तियों में कुछ हद तक, कुछ अंश तक मौजूद रहती है। उपलब्धि हासिल करने की प्रेरणा कहाँ देखी जा सकती है? मानव प्रयास के विभिन्न क्षेत्रों, जैसे रोजगार, अच्छा रोजगार, अच्छी नौकरी प्राप्त करना, स्कूल की प्रतियोगिताएं या स्कूल में अच्छी पढ़ाई का स्तर, खेलकूद प्रतियोगिताएं, इनमें प्रथम आना, बहुत अच्छा कार्य करना, विपक्षी टीम को हराकर जीतना, इन सब के रूप में इन्हें देखा जा सकता है। और देखिए, प्रारंभिक जीवन में होने वाले तरह तरह के अनुभव, ये आप लोगों के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट आपसे ही रिलेटेड है। देखिए, प्रारंभिक जीवन में होने वाले तरह तरह के अनुभव जीवन के अगले पड़ावों में उपलब्धि हासिल करने की प्रेरणा को शक्ति प्रदान करते हैं। माता पिता द्वारा अपने बच्चों से लगाई गई उम्मीदें, वे भी चाहे प्रोत्साहन के रूप में ले या छोटे लक्ष्य के रूप में ले, ये क्या करती हैं? उपलब्धि हासिल करने की
प्रेरणा को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। चूंकि आप किशोरावस्था के दौर से गुजर रहे हैं और इस पाठ को भी आप पढ़ेंगे, तो आपको माता पिता का बार बार इस प्रकार से उत्साहित करना या प्रोत्साहित करना कुछ हद तक बुरा लग सकता है, किंतु ऐसा वे बचपन से करते आए हैं और आपको लक्ष्य हासिल करने की जो प्रेरणा उनसे मिलती है, यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब हम देखते हैं प्रेरणा के स्रोत। आंतरिक भी हो सकते हैं और बाहरी भी। प्रेरणा के बारे में चिंतन करते समय प्रायः इसके स्रोत को जानने का प्रयास किया जाता है कि इस प्रेरणा का क्या सोर्स है, किसी व्यक्ति ने कोई कार्य इतने अच्छे प्रकार से कैसे किया। अक्सर हम जब किसी कामयाब व्यक्ति से मिलते हैं तो हम पूछना चाहते हैं, आपको इसकी प्रेरणा कैसे मिली, आपको किसने प्रोत्साहित किया, कैसे आपको ऐसा लगा कि मैं इस अच्छे कार्य को, इस उत्कृष्ट कार्य को करूं। तो हम इसके स्रोत जानना चाहते हैं और यह जानना चाहते हैं कि यह आंतरिक, कि वह तो है ही इतना होशियार कि उसे तो प्रथम आना ही था, उसे तो टॉप करना ही था, या फिर यह बाहरी है कि उसके टीचर्स ने, उसके पेरेंट्स ने उसे इतना अच्छा पढ़ाया कि वह इस मुकाम को हासिल कर पाया। सौंपा गया कोई भी कार्य पुरस्कार प्राप्त करने या किसी अन्य लाभ की प्रेरणा से भी किया जा सकता है। यह कार्य करने की बाहरी प्रेरणा है। पहला देखिए, और बाहरी प्रेरणा में क्या होता है? पुरस्कार प्राप्त करना या सम्मान प्राप्त करना, कोई अवार्ड प्राप्त करना। तो जब हम यह देखते हैं कि बाहरी लोगों से हमें कोई सम्मान, कोई अवार्ड, कोई पुरस्कार प्राप्त होगा, तो यह बाहरी प्रेरणा के रूप में कार्य करता है। यह है स्वयं की भीतरी प्रेरणा। कैसे? यह नियंत्रण की स्थिति व्यक्ति के अंदर होती है। कहाँ है? व्यक्ति के अंदर, स्वयं के अंदर। स्वतः प्रेरणा से व्यक्ति कार्य करता है और उस कार्य का जब लक्ष्य प्राप्त हो जाता है, वह कार्य पूरा हो जाता है, यही उस व्यक्ति के लिए पुरस्कार का कार्य करता है। जैसे उदाहरण देखिए, बच्चे का खेलना, बच्चे को खेलने में मजा आ रहा है और यही उसके लिए पुरस्कार है। कोई बाहर का व्यक्ति उसे पुरस्कार नहीं दे रहा, कोई उसे सम्मान नहीं कर रहा उसका कि तुम खेले, किंतु यहाँ नियंत्रण स्वयं से है, स्वयं ही उसका मन हुआ है, स्वयं ही प्रेरित है। दिलचस्प उपन्यास पढ़ना, कविता, कहानी आदि लिखना, ये सब क्या है? स्वयं की ही स्थितियां हैं, स्वयं ही प्रेरित व्यक्ति। ऐसा पाया गया है कि आंतरिक प्रेरणा से उच्च दर्जे के कार्य संभव हैं। उच्च दर्जे के चुनौतियों का सामना, उत्कृष्टता की खोज, ये सब आत्मनियंत्रण से, आंतरिक प्रेरणा से ही संभव है। अब एक छोटा सा टॉपिक है आत्मबल। देखिए, आत्मबल संबंधी धारणाएं लोगों द्वारा अपने बारे में बनाए गए आत्मपरक मानदंड हैं। क्या है आत्मबल? आत्मबल, इससे संबंधित धारणाएं लोगों द्वारा अपने बारे में बनाए गए आत्मपरक मानदंड हैं। ये धारणाएं किसी विशेष लक्ष्य के निर्धारण में, किसके निर्धारण में? विशेष लक्ष्य के निर्धारण में निर्णायक भूमिका निभाती हैं। कौन निभा रहा है भूमिका? आत्मपरक मानदंड, धारणा, जो आत्मबल दर्शाता है। और इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? मनोवैज्ञानिक बंडूरा के द्वारा। बंडूरा द्वारा प्रतिपादित आत्मबल की इस अवधारणा का प्रयोग अनेक तरीकों से लोगों को प्रेरित करने के लिए किया गया है। अर्थात आत्मबल से
लोगों को प्रेरित किया जाता है। आत्मबल संबंधी धारणाएं सामंजस्य बिठाने, शारीरिक स्वास्थ्य इनमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं और ये ज्ञान के उस विकास को दर्शाती हैं कि कार्यों से परिणाम उत्पन्न होते हैं, कार्यों से परिणाम उत्पन्न होते हैं और व्यक्ति कार्य को जन्म दे सकता है जिससे कि परिणाम की उत्पत्ति हो, परिणाम सामने आए। मूल्य एक और छोटा लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मूल्य मूल्य क्या है? वांछित व पोषण योग्य लक्ष्य। ये क्या करते हैं? मानव जीवन में पथ प्रदर्शक सिद्धांतों के रूप में कार्य करते हैं। कई ऑप्शंस आपके सामने हों तो ये उनके चयन में और कौन सा कार्य करना चाहिए इस प्रकार के निर्णयों में सहायक होते हैं। ये आवश्यकताओं को प्राथमिकता प्रदान करते हैं। मूल्यों की वजह से ही लोग बड़े और उद्देश्यपूर्ण कार्यों को करने की ओर प्रवृत्त होते हैं। इसे हम आवश्यकता अधिक्रम के ऊपर वाले जो पॉइंट्स हैं, प्रत्यक्षीकरण और आत्म अतीविंद्रियता, उनसे जोड़कर देख सकते हैं। देखिए, मूल्यों के विश्लेषण में नैतिक मूल्यों को विशेष महत्व मिलता है। ये मूल्य क्या करते हैं? चयन व कार्य का मार्गदर्शन करते हैं। अब हम देखते हैं कुछ मूल्यों का विवरण। पहला है शक्ति, सामाजिक हैसियत व प्रतिष्ठा तथा लोगों व संसाधनों पर नियंत्रण व प्रभुत्व। शक्ति में क्या आता है? सामाजिक हैसियत, प्रतिष्ठा, लोगों व संसाधनों पर नियंत्रण व प्रभुत्व। दूसरा देखिए उपलब्धि। इसके अंतर्गत सामाजिक मापदंडों के अनुसार क्षमता प्रदर्शन के द्वारा व्यक्तिगत सफलता प्राप्त करना उपलब्धि कहलाता है। नेक्स्ट, सुखवाद अर्थात अपने लिए ऐन्द्रिक सुख प्राप्त करना। स्फूर्ति, उत्तेजना, नवीनता, जीवन में चुनौती और नवीन कार्य करने की प्रवृत्ति। पांचवा, आत्मनिर्देशन यानी स्वतंत्र विचार। ये व्यक्ति भीड़ का हिस्सा नहीं बनते, अपने स्वतंत्र विचार सामने रखते हैं। कार्य पसंदगी, पसंद का कार्य करते हैं। सृजन, नवीन कार्य तथा खोज आदि इसके द्वारा संभव है। छठा, सार्वभौमवाद। इसके अंतर्गत समाज के कल्याण हेतु समझ, प्रशंसा, सहनशीलता और सुरक्षा आदि आती है। एक अन्य मूल्य है परोपकार। इसके अंतर्गत उन लोगों के कल्याण का परिरक्षण व इसकी वृद्धि शामिल है जिनके साथ व्यक्ति संपर्क में रहता है। ये थे कुछ मूल्य। अब हम देखते हैं कुंठा और द्वंद्व। कुंठा का क्या अर्थ है? अर्थात हमारी किसी आवश्यकता की पूर्ति न होना, उसके बाद हमारे जो मानसिक विचार उत्पन्न होते हैं वही कुंठा दर्शाते हैं। देखिए, आवश्यकता की पूर्ति करना हमेशा आसान नहीं होता। आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। उस प्रयास के दौरान कुछ समस्याएं आती हैं और समस्याओं की वजह से हमें असफलता मिलती है। इस असफलता के बाद क्या होता है? हम कुंठाग्रस्त हो जाते हैं। हम कुंठाग्रस्त हो जाते हैं। तो कुंठा क्या है? भाव, हमारे अंदर आने वाला वह भाव जिसमें व्यक्ति क्या अनुभव करता है कि उसकी महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने के उसके सभी प्रयास बेकार जा रहे हैं। अर्थात यहां व्यक्ति को अपने प्रयास जब बेकार जाते हुए दिखते हैं तो वह कुंठाग्रस्त हो जाता है।
प्रेरणा के कुंठित या निरुद्ध हो जाने के कारण व्यक्ति के अंदर बेचैनी, खिन्नता, उदासी, दुख आदि की अनुभूति होती है। कुंठा आक्रामकता को भी जन्म देती है। बहुत सी बार जब हमारे सोचे गए कार्य पूर्ण नहीं होते तो हमारी स्थिति यही हो जाती है। हम बेचैन होते हैं, उदास होते हैं, खिन्न होते हैं, दुखी होते हैं, क्रोध आता है और हम कभी कभी आक्रामक भी हो जाते हैं। सामान्यतः कुंठा के 3 स्रोत हैं। कुंठा कहाँ से आ रही है? पारिवेशिक शक्तियों के द्वारा, यानी वे बाधाएं जो भौतिक हैं, ये सामाजिक भी हो सकती हैं, जैसे कि किसी दूसरे शहर में जाकर कोई अच्छा कार्य करना, माता पिता द्वारा इस कार्य की अनुमति न मिलना, तो हम यहाँ खिन्न हो सकते हैं। समाज के लोगों द्वारा हमें कोई कार्य करने के लिए रोक दिया जाना, यह है पारिवेशिक। कुछ व्यक्तिगत कारण होते हैं। व्यक्तिगत अक्षमता या शारीरिक मानसिक अक्षमता। उदाहरण के लिए आप सोचिए, आपको गणित की कोई किताब लिखने का मन है, गणित के कोई खोज करने का मन है, मैं नया फॉर्मूला खोजूं जैसे न्यूटन ने किया था, मैं फिजिक्स का फॉर्मूला खोजूं, किंतु मानसिक स्थिति, मानसिक स्तर आपका उतना नहीं है कि आप फिजिक्स को अच्छे से समझ पाए। यहाँ चूंकि यह थोड़ा असंभव सा कार्य है, किंतु यहाँ आपको कुंठा का सामना करना पड़ सकता है। व्यक्तिगत अक्षमता जो कि शारीरिक या मानसिक हो सकती है। यहाँ हो सकता है बाधा कैसी हो कि पैसों की कमी है और मैं वह अच्छा कोर्स दूसरे शहर में जाकर नहीं कर पा रहा। यहाँ पर आप स्वयं ही उस कोर्स को करने के काबिल नहीं है, इतनी आपकी मानसिक क्षमता नहीं है कि कई घंटे बैठकर आप जटिल संगणनाएं कर सकें। तो यहाँ यह मानसिक है और व्यक्तिगत कहलाएगा। तीसरा है द्वंद्व। यहाँ आपको विकल्प मिलता है, 2 या अधिक विकल्प होते हैं। कुछ विशिष्ट लक्ष्य होते हैं, 2 या 2 से अधिक। उनकी प्राप्ति हेतु असंगत तरीके से कार्य करना होता है, अर्थात आप यह नहीं समझ पा रहे होते हैं कि इस कार्य को करूं अथवा उस कार्य को करूं। उदाहरण देखेंगे हम। हमें यह निर्णय लेना पड़े कि हम पुस्तक खरीदें या उन पैसों से फिल्म देखें, कोई नाटक देखें। हम सभी को जीवन के प्रत्येक चरण में किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी द्वंद्व से गुजरना पड़ सकता है। अब इसमें देखिए कि ये द्वंद्व कितने प्रकार के होते हैं। द्वंद्व मेनली 3 प्रकार के होते हैं। दृष्टिकोण द्वंद्व। यह कौन सी स्थिति है? जब 2 अच्छे व समान रूप से आकर्षक लक्ष्य आपके सामने हो, आपको किसी एक को चुनना हो और ये दोनों आनंददायक लक्ष्य हमारी पहुंच के अंदर होते हैं। उदाहरण देखिए, उच्च शिक्षा के लिए आपको 2 समान पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के प्रस्ताव एक साथ मिले। एक आपको दिल्ली जाकर करना है, एक आपको मुंबई जाकर करना है। दोनों ही आपकी पहुंच में है, आपको किसी एक का चुनाव करना है। यहाँ आपकी द्वंद्व की स्थिति हो जाएगी। इस प्रकार से समझिए। इसे आप पॉजिटिव लीजिए, यानी 2 समान गोल हैं, ये भी पॉजिटिव। आप इसे भी लेना चाहते हैं, आप इसे भी करना चाहते हैं, दोनों ही पॉजिटिव हैं, दोनों ही आपको पसंद हैं, किंतु आप इसे नहीं कर पा रहे हैं। आपको किसी एक का ही चयन करना होगा। अब देखिए दूसरा, परिवर्जन द्वंद्व। यह दूसरे प्रकार का द्वंद्व है। यह तब होता है जब 2 समान अवांछनीय नकारात्मक लक्ष्य
हमारे सामने हो और हमें किसी एक का चयन करना हो। यहाँ पर देखिए, ये आप है, 2 लक्ष्य हैं, दोनों ही अवांछनीय है, आप दोनों ही नहीं करना चाहते। उदाहरण है, आप किसी ऐसे संस्थान में प्रवेश लेते हैं जहां आप अंग्रेजी मीडियम के विद्यार्थी को हिंदी में पढ़ाया जा रहा है। आप जब 1 घंटे का लेक्चर सुनते हैं, आपको कुछ समझ नहीं आता है, यानी आपके मीडियम की जो परेशानी है, उसके कारण आप जो पढ़ाया जा रहा है कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। किंतु आप उस क्लास को अगर अटेंड नहीं करेंगे तो आपकी अटेंडेंस शॉर्ट हो जाएगी, आपको परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा। तो ये दोनों ही स्थितियां आपको अवांछनीय लगती हैं। न आप क्लास में बैठना चाहते हैं और न ही आप अपनी अटेंडेंस शॉर्ट करवाना चाहते हैं। यहां आपको द्वंद्व का सामना करना पड़ेगा। परिवर्जन, परिवर्जन, द्वंद्व। एक तीसरे प्रकार का द्वंद्व देखिए, दृष्टिकोण परिवर्जन द्वंद्व। इसमें हम एक ही प्रकार के लक्ष्य के प्रति आकर्षित भी होते हैं और विकर्षित भी। ये है आप और ये है आपका गोल। पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी। आप प्राप्त भी करना चाहते हैं और आपके लिए यह संभव भी नहीं है, किंतु कार्य करने की जो स्थितियां हैं वे आपके सर्वथा प्रतिकूल हैं। आप स्वीकार भी नहीं करना चाहते और स्वीकार भी करना चाहते हैं, अर्थात आप ऐसी स्थिति में हैं जहां दृष्टिकोण परिवर्जन द्वंद्व है। इस प्रकार के जो द्वंद्व हैं, इसमें आप लक्ष्य के प्रति आकर्षित भी होते हैं और विकर्षित भी। आप कोशिश कीजिएगा इस प्रकार के चित्रों द्वारा अपने उत्तर को अच्छा और सटीक बना पाए। आशा है आपको आज का पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।